जब दुनिया की तबाही हुई थी उस समय मॉन्स्टर ने दुनिया के 70% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था। इंसान ऑलमोस्ट गायब होने की कगार पर थे। तभी उस समय इंसानों ने अपने टैलेंट का अवेकन किया इस खतरनाक की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। दुनिया भर में मैसिव आयरन वॉल से घिरी हुई जगहों को मेगा सिटीज़ कहा जाता है। इन मेगा सिटीज़ के अंदर बचे हुए ह्यूमंस रहते हैं, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं और मॉन्स्टर्स को अपनी दुनिया से वापस लेने के लिए तैयार कर रहे हैं। वॉल्स के बाहर की टेरिटरी को रिक्लेम करना और ह्यूमन टेरिटरी एक्सपांड करना गिल्ड का काम था। पूरी दुनिया में टोटल 10 मेगा सिटीज़ थी जिन्हें एक्स नाम दिया गया था और नेचुरली मेगा सिटी का एक्स सबसे बड़ा ही और पावरफुल थी। ये जगह थी द यूनियंस का हेडक्वार्टर, एक मैसिव ऑर्गेनाइजेशन जो लगभग सब कुछ कंट्रोल करता था जो मेगा सिटी से रिलेटेड था। द यूनियन में सर्वाइव वर्ल्ड लीडर्स शामिल थे और वहीं गिल्ड्स को मिशन असाइन किया जाता था। लेकिन यूनियंस के अंदर असली पावर सिर्फ एक आदमी के पास थी, यूनियन प्रेसिडेंट गलिस्क, एक ऐसा आदमी जिसके बारे में रूमर्स थे कि दुनिया की इस हालत के पीछे वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल था। मेगा सिटी एक्स के सेंटर में एक मैसिव वाइट और ब्लू बिल्डिंग खड़ी थी जिसके ऊपर एक जायंट ब्लू यू बना हुआ था, यूनियन हेडक्वार्टर्स। उस बिल्डिंग के अंदर एक औरत हॉलवे से गुजर रही थी। उसका सिर का ज़्यादा हिस्सा वाइट और गोल्डन आर्मर से कवर था जो क्लियरली दिख रहा था कि वो एक स्वॉर्ड वुमन होगी। उसके बाल लाल थे, उसकी आंखों पर वाइट ब्लाइंड फोल्ड बनी थी जिसके बीच गोल्डन क्रॉस बना हुआ था। अजीब बात ये थी, ब्लाइंड फोल्ड होने के बाद भी वो परफेक्टली देख सकती थी। वो थी उनामी, गलिस्क की पर्सनल असिस्टेंट। उनामी गलिस्क के ऑफिस के मैसिव डोर के बाहर खड़ी हुई रुकी थी। पॉलिश फ्लोर था, आर्मर फुटस्टेप हल्की सी को क्रिएट कर रहे थे। उसने सॉफ्ट नॉक किया। सर, मेरे पास एक रिपोर्ट है। अंदर से एक हैवी वॉइस सुनाई दी, कम इन। परमिशन मिलते हुए बड़े डोर को धीरे धीरे खोलने लगी। अंदर का ऑफिस बहुत यूज था, सोफ़ा सॉफ्ट एम्बिशन लाइट्स से भरा हुआ, हर तरफ होलोग्राफिक विंडो हवा में तैर रही थी जिसे काउंटलेस डेटा स्ट्रीम और रिपोर्ट चल रहा था। बिल्डिंग के आइकॉनिक यू शेप का फॉर्मेट कर रही थी। विंडो के सामने खड़ा था गलिस्क। उसके वाइट और ब्राउन मिक्स हेयर उसे विजडम और अथॉरिटी देते थे और ऑरा देते थे। उसने ब्राउन और वाइट और गोल्ड कलर का टेलर सूट पहना हुआ था जिसमें गोल्डन क्रॉस डिज़ाइन किया गया था। यूनियन के अंदर उसके हाई स्टेटस का सिंबल था। यूनियन उसके डेस्क के सामने रुक गई। उनामी चुपचाप खड़ी रही। कुछ सेकंड के बाद गलिस्क ने विंडो से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखा। उसकी यह पीली आंखें शार्प थी लेकिन एक्सप्रेशन हल्का फुल्का सॉफ्ट था। रिपोर्ट शुरू करो, उनामी ने हल्के से झिझकते हुए कहा। सर, आउटर टेरिटरी से नया इंटर रिपोर्ट आया है कि गिल्ड ने मेगा सिटी 3 के बाहर कुछ लैंड्स को रिक्लेम करने में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाया है, लेकिन न्यू एस्टैब्लिश्ड आउटपोस्ट के पास हाई टियर मॉन्स्टर दिख रहे हैं। उसने थोड़ा पॉज लिया। ये इंडिकेट कर सकता है कि मॉन्स्टर्स की स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है या कोई नया इमरजेंस पैटर्न डेवलप हो रहा है। गलिस्क ध्यान से सुन रहा था। इनर सिटी के अंदर का क्या स्टेटस है? इनर सिटी स्टेबल है सर, उनामी ने जवाब दिया। सिविलाइज पॉपुलेशन स्टेडली ग्रो कर रही है और यंगर जनरेशन में नया टैलेंट अवेकन हुआ है, लेकिन कुछ एरियाज में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की इशू की वजह से अनरेस्ट का रिस्क है। गलिस्क सोच में फट गया। उसकी फिंगर चेस्ट के आर्म रेस्ट पर हल्की सी टैप करने लगी। रिसोर्सेज को फेयर प्ले में रीडिस्ट्रीब्यूट करो, उसने काम लिखा। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमारी एफर्ट को वीक नहीं कर सकता। उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा दृढ़ता थी। और हाई टियर मॉन्स्टर्स का रिगार्ड सर्वेलेंस बढ़ाओ, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स डिप्लॉय करो, हमें प्रोएक्टिव रहना होगा। अंडरस्टूड सर, उनामी ने तुरंत जवाब दिया। फिर उसने अगला रिपोर्ट बताया। सर, रिसेंटली एक प्रॉब्लम बढ़ रही है। काफ़ी डंजन्स जो इनिशियली रोंग लाइन पर मेजर हो रहे थे उनके रीड बीच में ही डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रही है। गलिस्क ने अपनी आंखों को सिकोड़ा। मतलब डंजन रैंक डबल या उससे भी ज़्यादा हो रहे हैं। टीम अनप्रिपेयर्ड है काफ़ी है और लास्ट वीक कैजुअलिटी काफ़ी इंक्रीज हुई थी। ऑफिस में कुछ पल सन्नाटा था। एक्सपर्ट का क्या कहना है? उनामी ने कैलफ्री जवाब दिया कि कोई कंफर्म थियरी नहीं है सर। शायद डंजन के अंदर हिडन वेरिएबल्स हैं या कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कर रहा है, उन्हें इफेक्ट कर रहा है। गलिस्क का आंखें चौड़ी हो गई। और अगर ऐसा है तो प्रिकॉशनरी लो इंक्रीज करो। आज से अगर कोई डंजन के किसी भी रैंक को मेजर होता है तो उसे सिर्फ उन 3 हाई रैंकर्स अवेकन इंडिविजुअल को उस रेड में शामिल होना होगा। उसकी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा कोल्डपन था, शांत था और एटीट्यूड भरा था। हम लोग लूज़ नहीं कर सकते। ठीक है सर, मैं इमीडिएटली न्यू प्रोटोकॉल जारी करती हूँ।
गैलिस ने सिर हिला दिया और डंजन्स के एनॉमली रिगार्डिंग जो भी नई इन्फॉर्मेशन मिले मुझे तुरंत आके दो। ऑफ कोर्स सर। एंड उस चीज़ को ढूंढने में कोई प्रोग्रेस है? मी ने अपनी कंपोजिशन में मेंटेन करते नो सर, हमें अभी तक ऐसा कोई जगह नहीं मिला जो इंडिकेट कर रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट बरीड या सील है। ऐसा ट्रेजर की बात कर रहे हैं, शायद किसी चीज़ को जब कभी किसी के लिए बहुत प्रीशियस थी। गैलिस चेयर पर पीछे पीठ टिकाया, उसकी फिंगर स्लो रिदम में टैप कर रहे थे। वेरी वेल, उसने हाथ हिलाकर सिग्नल दिया, तुम जा सकती हो। उनामी झुककर मुड़ के वापस चली गई। डोर बंद हुआ और ऑफिस में काफ़ी होलोग्राफिक डिस्प्ले दिखाई देने लगी। गैलिस धीरे धीरे खड़ा हुआ विंडो की तरफ चलने लगा। उसने ठंडी ग्लास की तरफ देखा, धीरे धीरे उतरा। मून काफ़ी ज़्यादा चहचहा रहा था। गैलिस ने उस पैटर्न को चुपचाप देखता रहा जिसमें आवाज़ ढूंढ रहा था। ऐसा प्रेजेंट जिसके लिए कोई पूरी दुनिया से लड़ जाए। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी। एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? एलिस्टर की छोटी सी टीम डंजन पोर्टल के सामने खड़ी थी। शाम का समय था और डंजन पोर्टल इसलिए चमक रहा था। उसके साइड में अमेलिया रोज खड़ी थी। उसके काम का एक्सप्रेशन बिना कुछ कहे एलिस्टर को थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा था। बाकी मेंबर पहले ही अपना इंट्रोडक्शन दे चुके थे। एरिक, एक स्वर्ड्समैन जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। लीला, एक चेयरफुल हीलर जिसके फेस पर एक्साइटमेंट थी। और एक था जैक, एक बल्कि वॉरियर जो टेम्पररी टीम में था, अनऑफिशियल लीडर लग रहा था, जबकि वो टैंक टाइप था। जैसा ही सब पोर्टल्स के अंदर घुसे, एलिस्टर के स्पाइन में ठंडी सी सिरन दौड़ गई। दूसरे रिलम में ट्रांसपोर्ट होने के बाद सेंसेशन उसके लिए कम्प्लीटली नया था। उसके आसपास की दुनिया ब्लर होने लगी और अगले ही पर वो सब एक डार्क और डैम केव के एंट्रेंस पर खड़े थे। हवा में मिट्टी और डीके की हैवी स्मेल थी। दूर काफ़ी पानी टपकने की आवाज़ आ रही थी। एटमॉस्फेयर ऐसी क्रिएट कर रही थी कि तभी एक ब्लू सिस्टम विंडोज के सामने पर हुई। डंजन, गॉब्लिन केव, ऑब्जेक्टिव गॉब्लिन किंग और उसके मिनियंस को ख़त्म करें। रैंक F, टाइम 8 घंटे। लेकिन उसी मोमेंट पे एक येलो विंडो सिर्फ एलिस्टर के सामने अपीयर हुई। नोटिस टू द प्लेयर ने एक ऐसा डंजन में एंट्री किया है जिसकी मान ऑफ फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब डंजन्स के रैंक कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता रहेगा जब तक क्लियर नहीं होता। प्लेयर को एक्सट्रीमली कॉशन के साथ प्रोसीड करने की वार्निंग दी जाती है। डंजन का रैंक बढ़ रहा है, ये क्या मजाक है भाई साहब। एलिस्टर अंदर से पैनिक हो गया था थोड़ा सा। ये सिस्टम क्या बोल रहा है? क्या है ये सब सिस्टम की वजह हो रही है? पहले डेल्थ और रैंक इंक्रीजिंग डंजन, क्या ये मुझे मरवाना चाहता है? जर्क ने बैटल एक्स को टाइटली पकड़ते हुए सिस्टम विंडो को देखा। ऑलराइट टीम, उसने अपनी डीप वॉइस में कहा, शार्प रहना, गॉब्लिन केव ट्रैप के लिए फेमस है। साथ रहना, एक दूसरे को बैक कवर देना, तभी तक सरवाइव कर पाएंगे। एमिली ने अपने आर्मर को स्टेप एडजस्ट किया और केव में एंट्रीज का ऑब्जर्व करने लगी। उसके हाथ के आगे बढ़ गया और उसकी पाम के ऊपर एक छोटी सी फ्लेम इग्नाइट हुई जो डार्क पाथ को इमुलेट कर रही थी। गॉब्लिन छोटे होते हैं, वो कामली बोली, लेकिन बहुत कनिंग होते हैं। एम्ब्यूश एक्सपर्ट है, गार्ड कभी भी नीचे नहीं कर सकते। मैं फ्रंट हैंडल करता हूँ, एरिक ने बोला। उसने एंजाइटी टोन में कहा, मैं ट्रैप स्पॉट करने की कोशिश करूँगा। लीला ने अपनी तरफ स्टाफ पकड़ के हल्का सा मुंडी हिलाया। मैं मिडल में रहूँगी, अगर किसी को इंजरी हुई तो मैं उसे हील करूँगा। एलिस्टर ने अपने डैगर को टाइट पकड़ा, यानी अपनी खंजर को फोकस। उसने खुद से कहा, ये बस शुरुआत है, मुझे ये क्वेस्ट कंप्लीट करना होगा। उसका माइंड इस सिस्टम की वार्निंग बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे जैसे वो केव के अंदर जा रहा है, एंट्रेंस की लाइट फेड होती गई। एमिली की फेम और एरिक का टॉर्च उन्हें रास्ता दिखा रहा था। हवा और ठंडी होती जा रही थी। उनका फुटस्टेप केव में काफ़ी नैरो पैसेज में इको कर रहा था। कुछ नहीं देर बाद में पहला इनकाउंटर हुआ। शैडो के अंदर से गॉब्लिन निकला। एक ग्रुप बाहर निकला। उनकी छोटी सी भीड़ी आंखें लाइट में चिमक रही थी। उसके हाथ में रस्टी स्वॉर्ड था, ब्लू क्लब, लेकिन उसकी मैलिशियस ग्रीन फ्लेयर बता रही थी कि वो फाइट कर रही है। जर्क ने आगे बढ़ते हुए, हमें शुरू करना होगा। उसने अपनी एक्स को पूरे फोर्स की ताश घुमाया और पहली बार में बूम, पहला गॉब्लिन सीधा जाके केव वॉल में लड़ा और जैक की इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ उसके बैटलफील्ड पे मॉन्स्टर बना रही थी। एमेलिया पीछे खड़ी में माना फोकस कर रही थी। उसने हाथ में आगे आग को थ्रस्ट किया। एक ब्लेजिंग स्टीम के साथ फ्लेम गॉब्लिन की तरफ शूट हुई। कहीं 9 गॉब्लिन एक साथ जल उठे।
उनकी चीखें आवाज़ गूंज रही थी केव में। बाकी गॉब्लिन गुस्से में ग्लो करते हुए चार्ज करने लगे। एलिस्टर ने इंस्टेंटली साइड स्टेप होते हुए उसने अपना खंजर यूज़ करना शुरू किया अपने नियरेस्ट गॉब्लिन पर। गॉब्लिन को पेन हुआ, रेज में चीखने लगा। ग्रीन गॉब्लिन केव के फ्लोर पर गिर गया था। तभी एलिस्टर के उसमें आया। लेवल अप सिस्टम की आवाज़ धीमे में गूंजी। एरिक जो नर्वस लग रहा था सरप्राइजिंगली फास्ट मूवमेंट के साथ गॉब्लिन्स को अटैक डिफ्लेक्ट कर रहा था। जर्क लेफ्ट साइड संभालो, वो चिल्लाया। लीला पीछे खड़ी होकर स्पेल कास्ट कर रही थी। होल्ड ऑन एरिक। एक सॉफ्ट ग्रीन ग्लो एरिक के वुंड को हील कर दी। एमिलिया लगातार फ्लेम कमांड कर रही थी। पुश फॉरवर्ड्स ने कमांड दी, इतनी जल्दी क्लियर करना होगा। फाइट के बीच में एलिस्टर को अचानक से अपने अंदर एक स्ट्रेंज पावर फील हुआ। ये क्या था? उसने अपने हाथ को देखा और रिस्ट को रिफ्लेक्स किया। उसके पूरे अंदर के दिन का जो फटीग था वो चला गया। क्या ये सिस्टम का इफेक्ट है या उसने लेवल अप किया? लेकिन उसके बाद ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं था। जो रस्टी ड्रैगर के साथ उसके ऊपर एक गॉब्लिन हमला किया, एलिस्टर ने इसलिए लेफ्ट साइड करके उसे गॉब्लिन के डैगर हवा में मिस करा गया। कॉम्बैट जीनियस होने की वजह से एलिस्टर ने एक भी सेकंड वेस्ट किए उसे काउंटर अटैक किया। उसने अपने डैगर से साइड थ्रस्ट में गॉब्लिन के रिब्स के अंदर घुसेड़ दिया। गॉब्लिन को काफ़ी पेन हो रहा था, वो चिल्लाने लगा। उसका ग्रीन ब्लड पूरी हवा में फैल गया था। एलिस्टर ने डैगर को वापस खींचते हुए कहा। नोटिस की उसकी स्पीड और कॉम्बैट स्किल दोनों पहले से काफ़ी बेटर हो गई। अपनी हील को फास्टली ट्विस्ट करते हुए एलिस्टर ने एक और गॉब्लिन का अटैक डॉज किया और सीधा अपने डैगर से उसके स्कल में घुसेड़ दिया। उसने क्लियरली सोचा, क्या मैंने सच में ही किया? शॉक और एक्साइटमेंट के साथ उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। फिर वही स्ट्रेंज एनर्जी उसके बॉडी में स्वर्ग होने लगी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो इनविंसिबल हो गया हो। 3 of 5 मॉन्स्टर्स क्रिएट, प्लेयर हैज़ लेवल अप। एलिस्टर का अटैक कंटिन्यूस कर रहा था। हर स्ट्राइक परफेक्टली हिट हो रही थी। काफ़ी टाइम के बाद उसे खुद पर कॉन्फिडेंट फील हो रहा था। अगर मैं इस तरह से कंटिन्यू करता रहा तो सिस्टम क्वेस्ट कंप्लीट हो सकता है। उसकी मूवमेंट स्मूथ और स्टेबल हो गई थी, हर सक्सेसफुल हिट के और एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए। लेकिन फाइट के बीच में वो अपने टीममेट्स को कंपेयर किए बिना नहीं रह सका। जेर्क ने अपनी बैटल एक्स को टेरिफाइंग फोर्स के साथ स्विंग करते रहा। हर अटैक मल्टीपल गॉब्लिन्स को एक साथ चीर दे रहा था। एरिक ने अपनी बॉडी से बावजूद अनबिलीवली फास्ट मूव कर रहा था। उसकी स्वॉर्ड फ्लैश करते हुए हर अटैक को डिफ्लेक्ट और काउंटर और इन्वेट कर रहा था। एक बार में स्टम्बलर करने के बाद भी वो इंस्टेंटली ब्लैक फ्लिप मार के खड़ा हो गया। फाइट का प्रेशर के बावजूद वो सरप्राइजिंगली काम रहा। और एमिलिया वो तो कम्प्लीटली अलग ही लेवल पे चल रही थी भाई साहब। पीछे खड़ी होकर वो इतनी सारी आग को जला रही थी, जो बच जाते थे वो अपनी ब्लेड से कट कर रहा था। उसका टैलेंट कंट्रोल ऑलमोस्ट परफेक्ट था। कॉन्फिडेंट, पावरफुल प्रिसिशन, सब कुछ। चाहे मैं कितना भी फास्ट हो जाऊँ, मैं अभी भी उनके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। एलिस्टर ने एरिक और जेरक को देखते हुए सोचा। और एमिलिया वो तो कम्प्लीटली अलग ही चल रही है। यही समन की रियलिटी थी। जब तक उनके समन प्रेजेंट नहीं होते थे उसके पास फिजिकल टैलेंट जैसी मोशन सेंस नहीं होती है, ना ही डिस्चार्ज टाइप टैलेंट जैसे डिस्ट्रक्टिव पावर। बैटल फील्ड में वो इजीली पीछे रह जाते हैं। स्पीड इंक्रीज होने के बावजूद एलिस्टर को थोड़ा सा अजीब सा ऑकवर्ड फील होने लगा। उसका अटैक इफेक्टिव तो था, लेकिन टीममेट के कंपैरेटिवली वो काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा था। और डाउन फील करना नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं और लेवल अप करूँगा और स्ट्रॉन्ग बनूँगा। काफ़ी इंटेंस फाइट के बाद फाइनली टीम से गॉब्लिन को हरा दिया। सब इंजर और थके हुए लग रहे थे, पर सब जिंदा थे, थैंक गॉड। गुड वर्क एवरीवन, जर्क ने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट वेव है। गॉब्लिन किंग अभी भी आगे है और वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होगा। एमिलिया ने ब्लेड को गॉब्लिन से निकालते हुए उसे साफ करते हुए सिर हिला दिया। मूव करते रहो, हमारे पास टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इस वक्त डंजन के बहुत अंदर एरिया में, जहाँ हवा और हैवी फील हो चुकी थी, शैडो स्टोन वॉल से चिपकी हुई लग रही थी। गॉब्लिन किंग एक डार्क रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। वो चैम्बर मैसिव और कैनवस था। सिर्फ टॉर्च की फ्लिकरिंग फ्लेम उस जगह को इम्प्लीट कर रही थी, मतलब जला के रखी हुई थी। सेंटर में एक बड़ा सा ब्लैक स्टोन अल्टर था। उस पर काउंटलेस सेक्रीफाइस खून जमा किए गए थे। गॉब्लिन्स को मारा गया था गॉब्लिन किंग के द्वारा। गॉब्लिन किंग खुद एक टेरिफाइंग क्रीचर लग रहा था। बॉडी सी बॉडी, उसके पीछे रोज, नेक के अराउंड बोन का शिकार और उसके पूरे शरीर पर डार्क ग्रीन का सिंबल बने हुए। वो अल्टर के सामने खड़े हुए था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके सामने काउंटलेस गॉब्लिन गैदर हुए थे, की आवाज़ कर रहे थे। उसने क्रीपली हिस निकालता
ये सब सब्जेक्ट्स थे, ट्विस्टेड क्रीचर जिनकी ज़िंदगी उसकी मर्जी पर डिपेंड करती थी। सडनली चैम्बर में एक गर्टलर चाटने की आवाज़ लगी। ओ डार्क वन, मैं तुम्हें ये ऑफर देता हूँ, मेरे फ्लैश का फ्लैश, मेरे बोन्स की बोन्स और मेरे ब्लड का ब्लड, बस मुझे ये एबेस का खींच लो। गॉब्लिन किंग ने अपनी तरफ स्टाफ ऊपर किया और उसके टिप पर स्लिकली ग्रीन ग्लो लाइट करने लगी जो पूरे चैम्बर को हॉलफायर ऑरा दे रही थी। जैसे जैसे वो लाउडली चैंटिंग कर रहा था, एटमॉस्फेयर हैवी होता गया। वीक गॉब्लिन्स के थे, उनके अंदर फियर आ गया था। तभी गॉब्लिन किंग ने अपने स्टाफ को अल्टर पे पटका दे मारा। ग्रीन लाइटली इंस्टेंटली इंटेंस हुई। एक शार्पली हाई पिच साउंड चैम्बर में गूंजने लगी। गॉब्लिन किंग के सिग्नल पर गॉब्लिन एक एक कतार में अल्टर की तरफ चलने लगे और फिर उनका ब्यूटीफुली सेक्रीफाइस किया गया। गॉब्लिन्स को गॉब्लिन किंग खुद मर्सली मार रहा था। उसके ब्लड्स के अल्टर के नीचे कलेक्ट होने के बाद पूरा चैम्बर ब्लड और डेथ की स्मेल से भर गया। लेकिन गॉब्लिन के फेस में सिर्फ सिनेस्टर ग्रीन थी। जैसे जैसे सेक्रीफाइस बढ़ रहा था, वो डार्क अल्टर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। फिर फाइनली एक निम्बिट आवाज़ के साथ गॉब्लिन किंग ने अपने स्टाफ के अल्टर के सेंटर में घुसा दिया। बूम, एक बाइंड फ्लैश पूरे डंजन में फैल गई। डंजन तक हिल लिया था। सेक्रीफाइस गॉब्लिन की बॉडी डिसॉल्व होने के बाद फ्लैश और बोन्स मेल्ट हो गए और फाइनली एक सिंगल फ्लोटिंग ब्लड और कॉन्डेंस होने लगा। तभी एक रेड सिस्टम विंडो अपीयर हुई एलिस्टर के सामने। एक रैंक आइटम, ब्लड ऑफ द एबिस ऑफ 10, एक फॉरबिडन रेलिक, ऐसी आर्टिफैक्ट जो अनइमेजिनेबल पावर दे सकती है। गॉब्लिन किंग टेरिफाइंग लाफ्टर चैम्बर में हंसने लगा। उसने ऑर्फ को निकालते रॉ पावरफुली फील कर रहा था और उसे पता था कि इस आर्टिफैक्ट के द्वारा वो अपनी टेरर को अनस्टॉपेबल बना सकता है। उसने अपनी क्लॉड हैंड और की तरफ बढ़ाया और उसकी ग्रिप में हाथ ब्राइटली ग्रो करने लगा। उसकी पावर डायरेक्टली गॉब्लिन किंग के बॉडी में स्वीप होने लगी। उसकी सेंसेस शार्प हो गई। स्ट्रेंथ मिलने के बाद बाकी गॉब्लिन्स और ज़्यादा कांपने लगी, बहुत ज़्यादा टेरिफाइंगली ट्रांसफॉर्म हो गए थे। लेकिन गॉब्लिन किंग यहीं नहीं रुका। उसने और को अपने सिर के ऊपर उठाया और उसकी पावर अपने मीनियंस पर अनलीश कर दी। और बाइंड बेंडिंग आवाज़ में गॉब्लिन्स पे में चिल्ला रहे थे। उनकी बॉडी ट्विस्ट और एक्सपांड होने लगी। मसल अननेचुरली ग्रो करने लगा। डी रैंक मॉन्स्टर, उसकी आँख में रेड शार्प हुई। पावरफुल वॉरियर, अनकॉमनली हर चैंपियन ब्लस्ट थर्स्टी रो निकला। गॉब्लिन ने पैसेजवे की तरफ देखते वहीं रास्ता जहाँ एलिस्टर और उसकी टीम रेड आ रही थी। उसने अपने स्टाफ को पॉइंट किया, खी करते हुए, और सिग्नल मिलते ही वो एनहांस गॉब्लिन हॉर्ड सीधा बैटल क्राई के ओवर टनल की तरफ चार्ज लगे।